दूर पहाड़ियों की तलहटी में बसा था चंदनपुर गांव। इस गांव की आबोहवा में सादगी थी, लेकिन यहाँ की राजनीति में उतना ही जहर। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें माधो अपनी पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे बिट्टू के साथ रहता था। माधो के पास जमीन के नाम पर सिर्फ 2 बीघा का एक टुकड़ा था, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। सुमित्रा, देखो आज गेहूं की बालियां कैसी लहलहा रही है। ऐसा लगता है जैसे धरती मां मुस्कुरा रही हो। इस बार फसल अच्छी हुई तो बिट्टू के लिए नई किताबें और तुम्हारे लिए वो सूती साड़ी जरूर लाऊंगा। मुझे साड़ी की फिक्र नहीं है माधो, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सारा दिन धूप में तपते हैं। और हाँ, आज गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह के यहाँ से बुलावा आया था। सुना है वो अपनी नई हवेली के लिए कुछ हिसाब किताब करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, वो भला मुझसे क्या काम लेंगे? मैं तो एक अदना सा किसान हूँ। फिर भी अगर उन्होंने याद किया है तो जाना तो पड़ेगा ही। ठाकुर भानु प्रताप सिंह चंदनपुर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी मूछें जितनी ऊंची थीं, उसका दिल उतना ही छोटा। वह गांव की जमीनें हड़पने के लिए कुख्यात था। माधो जब ठाकुर की हवेली पहुंचा तो वहां गांव के पटवारी और कुछ अन्य लोग पहले से मौजूद थे। आओ माधो, आओ, बैठो। तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में है। मुझे खुशी है कि हमारे गांव में तुम्हारे जैसा इंसान रहता है। हुजूर, आप बड़े लोग हैं, यह आपकी उदारता है। मुझ गरीब को क्यों याद किया? बात यह है माधो कि मेरी हवेली की तिजोरी की चाबी खो गई है। कल रात तुम यहाँ से गुजरे थे, पहरेदार ने तुम्हें देखा था। क्या तुमने वहां कुछ गिरा हुआ देखा? नहीं हुजूर, मैं तो कल शाम को खेत से सीधे घर गया था। मैं हवेली की तरफ से जरूर निकला था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन पटवारी जी कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें कुछ उठाते हुए देखा था। हाँ माधो, झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुम झाड़ियों के पास कुछ ढूंढ रहे थे और फिर तुमने उसे जेब में डाल लिया। देखो माधो, मामला सिर्फ चाबी का नहीं है। उस चाबी के गुच्छे में मंदिर के दान पात्र का कीमती हीरा भी था। अगर तुम चुपचाप दे दोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना अंजाम बुरा होगा। हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मेरी ईमानदारी ही मेरी असली पूंजी है। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले ले, मेरे घर की तलाशी ले ले। ठाकुर के इशारे पर उसके लठैतों ने माधो को वहीं पकड़ लिया और उसके कपड़े झाड़ने लगे। तभी एक लठैत ने माधो की धोती की गांठ से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। मालिक, ये देखिए, ये रहा वो हीरा। ये यहाँ कैसे आया? मैंने इसे नहीं रखा। ये कोई साजिश है। अब क्या सबूत चाहिए? पूरे गांव के सामने तुमने चोरी की है। पटवारी जी, गांव की पंचायत बुलाइए। आज इस ईमानदार का असली चेहरा सबको दिखना चाहिए। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि माधो ने ठाकुर के यहाँ चोरी की है। पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। माधो के हाथ बंधे हुए थे और सुमित्रा रो रही थी। ठाकुर साहब, माधो बचपन से यहीं पला बड़ा है। उसने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। मास्टर जी, सबूत सबके सामने है। हीरा इसकी धोती से निकला है। क्या आप अब भी इसका पक्ष लेंगे? मास्टर जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता वो पत्थर मेरी धोती में कैसे आया। माधो, तुम अपराधी हो। चंदनपुर की परंपरा रही है कि यहाँ चोरों की कोई जगह नहीं। आज से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इन्हें काम नहीं देगा और ना ही कोई इन्हें गांव के कुएं से पानी भरने देगा। दुहाई है मुखिया जी, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर ये अपनी जमीन मेरे नाम कर दे तो शायद मैं पुलिस को ना बुलाऊं और इसे गांव के एक कोने में रहने की इजाजत दे दूं। तो ये सब मेरी जमीन के लिए था? ठाकुर साहब, जमीन ले लीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। चुप रह, अपनी गलती मान और कागज पर अंगूठा लगा। मजबूरी में माधो को अपनी पुरखों की जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाना पड़ा। उसका सम्मान छिन चुका था, उसकी आजीविका छिन चुकी थी। वो अपने ही गांव में एक अछूत की तरह रहने को मजबूर हो गया। महीने बीत गए। माधो का परिवार अब गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में रह रहा था।
लोग उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते थे। बिट्टू स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि दूसरे बच्चे उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। माधो, घर में दाना नहीं बचा है। बिट्टू बुखार से तप रहा है। कोई हमें उधार भी नहीं देता। क्या हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं? नहीं सुमित्रा, अगर हम भाग गए तो लोग समझेंगे कि मैं सच में चोर था। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना दामन साफ करके ही दम लूंगा। विधाता देख रहा है, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। पर कैसे? ठाकुर की शक्ति के आगे हमारी क्या बिसात? गांव का हर व्यक्ति उनसे डरता है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी हमें पापी समझते हैं। मैं आज जंगल जा रहा हूँ सूखी लकड़ियां बीनने। उन्हें बेचकर जो मिलेगा उससे बिट्टू की दवा लाऊंगा। माधो जंगल की ओर चल दिया। वो पैदल ही मीलों का सफर तय करता था ताकि कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर सके। रास्ते में उसे गांव के पुराने वैद्य जी मिले। वैद्य जी अकेले थे और एक भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहे थे। वैद्य जी, लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं माधो, दूर रहो। अगर किसी ने देख लिया कि मैंने एक चोर से मदद ली है तो मेरा भी बहिष्कार हो जाएगा। वैद्य जी, आप तो नाड़ी देखकर बीमारी जान लेते हैं। क्या आप मेरा चेहरा देखकर मेरा सच नहीं जान पा रहे? क्या आपको सच में लगता है कि मैंने चोरी की है? माधो, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। उस दिन पटवारी मेरी क्लिनिक पर आया था। वह ठाकुर के मुंशी से बात कर रहा था कि काम हो गया है और पत्थर सही जगह पहुंच गया है। लेकिन मैं बूढ़ा हूं, ठाकुर के खिलाफ गवाही दी तो मेरी दवा की दुकान बंद करवा देगा। वैद्य जी, क्या आपने अपनी आंखों से सुना? क्या आप पंचायत में ये कह सकते हैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है माधो, पर मैं तुम्हें एक सुराग दे सकता हूँ। ठाकुर का जो मुंशी है रामू, वह आजकल बहुत परेशान रहता है। ठाकुर उसे पैसे नहीं दे रहा है और वह शराब के नशे में बहुत कुछ बकता रहता है। माधो को एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने तय किया कि वह रामू मुंशी से बात करेगा, लेकिन रामू हमेशा ठाकुर के साथ रहता था। एक शाम माधो ने देखा कि रामू गांव के पुराने खंडहर की तरफ जा रहा है। माधो ने उसका पीछा किया। रामू भाई, रुकिए। कौन? माधो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना ठाकुर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। रामू भाई, तुम जानते हो मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारी आत्मा तुम्हें नहीं कचोटती। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे मर रहे हैं। क्या थोड़े से पैसों के लिए तुम एक परिवार को तबाह होते देख सकते हो? मुझे माफ कर दो माधो। ठाकुर ने मुझे और पटवारी को डराया था। उसी ने हीरा तो मरवाया था जब तुम चाबी ढूंढने का नाटक कर रहे थे। पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर के पास मेरे कर्ज के कागज हैं। रामू, सच छुपता नहीं है। आज मेरे साथ बुरा हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो सके? ठाकुर के पास एक छोटी डायरी है। वो उसे अपनी गुप्त अलमारी में रखता है। उसमें उसने सबका हिसाब लिखा है कि किसे कितने पैसे देकर चुप कराया गया। यहां तक कि उसने उस दिन की पूरी योजना भी लिखी थी ताकि बाद में पटवारी को ब्लैकमेल कर सके। वो डायरी मुझे मिल सकती है? नामुमकिन है। वो हवेली के अंदर है और तुम वहां कदम भी नहीं रख सकते। माधो वापस लौट आया। उसका मन भारी था। उसे पता था कि सच क्या है, लेकिन उसे साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच गांव में एक बड़ी घटना घटी। सरकारी अफसर गांव के स्कूलों और जमीनों का निरीक्षण करने आने वाले थे। ठाकुर भानु प्रताप घबराया हुआ था क्योंकि उसने स्कूल की जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। माधो, मुझे पता चला है कि तुम रामू से मिले थे। देखो बेटा, अफसर आ रहे हैं। अगर तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश कर सको तो यही सही मौका है। मास्टर जी, सबूत तो हवेली के अंदर कैद है और मैं वहां जा नहीं सकता। गांव वाले मुझे देखते ही पत्थर मारने लगते हैं। एक रास्ता है। गांव में वार्षिक मेला लगने वाला है। ठाकुर उस दिन बहुत दान पुण्य का ढोंग करेगा। उस समय हवेली की सुरक्षा कम होगी। नहीं मास्टर जी, मैं दोबारा चोरी का इल्जाम नहीं सह सकता। मैं हवेली में घुसकर डायरी नहीं चुराऊंगा। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि ठाकुर खुद अपना सच उगल दे। माधो, मैंने एक बात सुनी है। ठाकुर बहुत अंधविश्वासी है। वो किसी भी अपशकुन से बहुत डरता है। अंधविश्वास? हम इसका इस्तेमाल उसे सच बुलवाने के लिए कर सकते हैं, बिना किसी जादुई या अलौकिक शक्ति के। बस
थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मेले का दिन करीब आ गया। माधो ने मास्टर जी और वैद्य जी को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव के मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था जिसकी आवाज गूंजती थी। माधो ने मास्टर जी की मदद से एक लंबी नली तैयार की जो झाड़ियों के पीछे से होते हुए उस कुएं के पास तक जाती थी जहां ठाकुर रोज शाम को टहलने आता था। माधो, याद रहे, हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाना है, बस उसे मनोवैज्ञानिक रूप से डराना है। शाम को ठाकुर भानु प्रताप अकेले टहल रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ठाकुर, हिसाब का वक्त आ गया है। डायरी के पन्ने अब गांव वालों के सामने खुलेंगे। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। वहां कोई नहीं था। ठाकुर को लगा कि शायद हवा का झोंका है, लेकिन अगले ही पल उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज। पटवारी बिक गया, मुंशी डर गया, लेकिन कागज सच बोलते हैं। लाल डायरी, हवेली की तीसरी दराज। ये किसी का मजाक है। मुंशी कहाँ हो तुम? ठाकुर घबराकर अपनी हवेली की ओर भागा। उसने मुंशी रामू को बुलाया। रामू, क्या तुमने वह लाल डायरी सुरक्षित रखी है? मुझे लग रहा है कोई उसके बारे में जान गया है। हुजूर, वो तो आपकी अलमारी में है, कोई उसे कैसे देख सकता है? नहीं, मुझे शक है। कल जब सरकारी अफसर आएंगे तो वे तलाशी ले सकते हैं। हमें उस डायरी को आज रात ही जला देना चाहिए। उसमें पटवारी को दिए गए पैसे और माधो की जमीन हड़पने की पूरी योजना दर्ज है। जी हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। ठाकुर और रामू हवेली के पिछवाड़े वाले मैदान में डायरी जलाने के लिए जाते हैं। उन्हें लगता है कि रात के अंधेरे में उन्हें कोई नहीं देख रहा है। रामू, चलो अब इस डायरी को जला देते हैं ताकि किसी को ये राज पता न चले कि मैंने माधो को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। रुक जाइए ठाकुर साहब। ठाकुर ने देखा कि सामने मास्टर जी, वैद्य जी, गांव के मुखिया और उनके पीछे बड़ी संख्या में गांव वाले खड़े थे। माधो भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर ऊंचा था। तो ये है आपकी सच्चाई ठाकुर साहब। हम सब यहाँ छिपे हुए थे और हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। ये सब झूठ है। ये माधो की चाल है। ये डायरी मेरी नहीं है। नहीं मालिक, अब और नहीं। आपने मुझे डराकर गवाही दिलवाई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि माधो का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया तो मेरी अंतरात्मा जाग गई। मुखिया जी, ये डायरी ठाकुर की ही है। इसमें वो सब लिखा है जो इन्होंने माधो के खिलाफ किया। ठाकुर साहब, आपने मेरी जमीन छीनी, मेरा सम्मान छीना, लेकिन मेरी सच्चाई नहीं छीन पाए। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली थी, बस आपकी अपनी घबराहट ने आपको सच बोलने पर मजबूर कर दिया। चंदनपुर के लोगों, हमने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय किया है। माधो, हमें माफ कर दो। ठाकुर भानु प्रताप, अब आपको न केवल माधो की जमीन वापस करनी होगी, बल्कि जो जुर्माना पंचायत तय करेगी वो भी देना होगा। और कल जब सरकारी अफसर आएंगे, ये डायरी उन्हें सौंपी जाएगी। मुझे माफ कर दो। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। इज्जत तो आपने खुद अपनी मिट्टी में मिला ली ठाकुर साहब। जब आपने एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी थी, तब आपकी इज्जत कहां थी? अगले दिन सरकारी अफसरों के सामने सारा सच आ गया। ठाकुर को जेल ले जाया गया और पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। माधो को उसकी जमीन वापस मिल गई। पूरा गांव माधो के घर के सामने इकट्ठा था। माधो, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अब हमारा बेटा फिर से स्कूल जाएगा। पिताजी, क्या अब लोग आपको चोर नहीं कहेंगे? नहीं बेटा, अब सब जानते हैं कि तुम्हारे पिता का दामन साफ है। माधो ने फिर से अपने खेतों में हल चलाया। इस बार फसल और भी लहलहा रही थी। गांव वालों ने उसे सम्मान के साथ वापस अपनाया और चंदनपुर की हवा में अब एक नया विश्वास था। सत्य और ईमानदारी की शक्ति अटूट होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और झूठ का जाल कितना भी गहरा क्यों ना बुना गया हो, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। धैर्य और नैतिक साहस के साथ किया गया संघर्ष कभी विफल नहीं होता। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का अंत हमेशा पतन और अपमान के साथ होता है।